आइए दोस्तों, आज बात करते हैं हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की। दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले ही हमने ये न्यूज़ सुनी थी कि पाकिस्तान अपने फाइनेंशियल क्राइसिस को झेल रहा है। फिलहाल पाकिस्तान की हालत यह है कि 130 बिलियन डॉलर का कर्ज है पाकिस्तान पे, और उसमें से 73 बिलियन डॉलर 2025 तक चुकाए जाने जरूरी है। लेकिन ये चुकाना तो इम्पॉसिबल लग रहा है, उल्टा पाकिस्तान को और कर्जा लेना पड़ेगा अपना देश चलाने के लिए। तो दोस्तों, अगर रिफॉर्म्स टाइम पे नहीं किए गए तो वहां पे फाइनेंशियल इमरजेंसी देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि एक न्यूक्लियर पावर कंट्री जो कि रिसोर्सेज के मामले में इतना रिच है, उसकी हालत इतनी खस्ता कैसे होगी और वो कैसे बैंकरप्सी के पॉइंट पे आ गया। दोस्तों, अगर 1970s या 80s की बात करें तो पाकिस्तान भी इंडिया की तरह अच्छा ग्रो कर रहा था, लेकिन दोनों में एक फर्क था। वो ये था कि पाकिस्तान में कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रही। वहां पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक अपने टेन्योर के 5 साल भी पूरे नहीं कर पाया। लेकिन इंडिया में काफी लंबे टाइम तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को मिली। दोस्तों, जब भी किसी जगह पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है तो वहां पे बिजनेस को ग्रो करना बहुत आसान हो जाता है, एज कंपेयर टू वो जगह जहां पे की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब भी कोई शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट आती है तो वो ज्यादातर लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बनाती, क्योंकि उसको पता होता है कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है, ये हमारी पॉपुलैरिटी नहीं बढ़ाएंगे। तो वो शॉर्ट टर्म में सब्सिडीज देके अपनी पॉपुलैरिटी गेन करने की कोशिश करती है। तो बिल्कुल यही चीज पाकिस्तान में हुई, और सब्सिडी देना किसी भी गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा नहीं होता कभी भी। कुछ सेक्टर तो ऐसे हैं जहां पे आपको सब्सिडी देनी पड़ेगी, जहां पे एक्चुअली सब्सिडी की नीड है। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा दोगे और इतना दे दोगे जितना आप दे भी नहीं सकते, तो अल्टीमेटली वो आपको एक क्राइसिस की तरफ ही लेके जाएगी। दोस्तों, अब जब भी फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं तो वो सिंगल नहीं होते, उससे जुड़े हुए बहुत सारे फैक्टर भी होते हैं। फिर आपको वहां पे एनर्जी क्राइसिस भी देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान के अंदर पूरे दिन का ब्लैकआउट, वो भी नेशन वाइड ब्लैकआउट देखने को मिलता है, और ऐसा कोई एक बार नहीं हुआ। अब एक्सपर्ट्स का ऐसा बोलना है कि ऐसा वहां पे बहुत बार देखने को मिलेगा। अब जब सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है, तब जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, जिनको फैक्ट्रीज चलानी है, जिनको एनर्जी की बहुत जरूरत है, तो वो भी अपना कारोबार वहां से बंद कर देंगे। जैसे कि होंडा का एग्जांपल ले लो। होंडा ने पाकिस्तान में अपना कारोबार पूरे तरीके से बंद कर दिया है, इसी एनर्जी क्राइसिस की वजह से। ऐसे वहां पे बहुत सारी लोकल मिल्स भी है, स्पेशली टेक्सटाइल मिल्स, जिनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ, और उन्होंने काफी सारी मिल्स बंद भी करी। अब जब मिल्स आप बंद करोगे, फैक्ट्रीज बंद करोगे, तो जो वहां पे काम करने वाले लोग हैं उनका रोजगार भी चला जाएगा। तो एक साथ बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। वो भी एक क्राइसिस है जो कि फाइनेंशियल डाउनफॉल के साथ आता है। और पिछले साल पाकिस्तान में जो फ्लड आई थी, उसमें पाकिस्तान को 30 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। उसके बाद वहां के फाइनेंस मिनिस्टर का खुद ये बोलना था कि अगर हमें आईएमएफ से लोन मिल भी जाता है तो भी वहां के फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म होने वाले नहीं है। अब एक नेचुरल सिनेरियो ये है कि जब भी हम किसी से डेब्ट लेते हैं, यानी कि हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस है और हमने किसी से पैसा लिया है, तो हम यही कोशिश करते हैं कि उस पैसे को सही जगह पे लगाया जाए। और नेशन वाइड अगर बात करें, तो अगर हम किसी से पैसा ले रहे हैं तो उसको हम ऐसी जगह पे लगाएंगे ताकि हमारे नेशन का इंप्रूवमेंट हो और हमें और ज्यादा कर्ज ना लेना पड़े। लेकिन पाकिस्तान के साथ चीजें उल्टी है। पाकिस्तान जो आईएमएफ से पैसा लेता है, तो उसमें बहुत सारा पैसा टेररिज्म में खर्च हो जाता है। अब अगर ऐसी जगह पे पैसे खर्च होंगे तो कोई भी आपको दोबारा से कर्ज देने से कतराएगा। इसीलिए आईएमएफ ने बहुत टाइम तक पाकिस्तान को ग्रे जोन में रखा हुआ था। दोस्तों, वैसे तो टेररिज्म के और भी बहुत सारे रीजन है, आप और हम सब जानते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है वो इसको और बूस्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब आप अनएम्प्लॉयड हो जाते हो तो आपको किसी भी काम में लगाना बहुत आसान हो जाता है। दोस्तों, एक यूनिवर्सिटी की स्टडी ने पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट बताया था। अब उन्होंने आगे ये भी एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तान कैसे डिवाइड होगा टुकड़ों में। दोस्तों, सबसे पहले डिवाइडेशन के लिए पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइडेशन का प्रोसेस शुरू होएगा। दोस्तों, सबसे पहले जो पीओके वाला हिस्सा है वो इंडिया में मिल जाएगा। उसके बाद जो बलूचिस्तान वाला एरिया है वो कब से एक न्यू कंट्री की डिमांड कर रहा है। तो अगर ईरान ज्यादा कुछ इंटरफेयर ना करे तो वो हिस्सा एक अलग कंट्री, यानी कि एक बलूचिस्तान के नाम से एक अलग देश बन सकता है। तीसरा जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है, जहां पे पश्तून लोग ज्यादा रहते हैं, वो अफगानिस्तान के साथ मिल जाएगा। और नीचे की तरफ जो सिंध प्रांत है, जहां पे की सबसे ज्यादा माइनॉरिटी पब्लिक रहती है पाकिस्तान की,
वो एक सिंधु देश के नाम से एक अलग देश बन सकता है। बेसिकली पाकिस्तान का एरिया सिर्फ वही बचेगा जो आज के पंजाब वाला एरिया है, वो ही एक एक्चुअल पाकिस्तान जो देश है उसके रूप में बचेगा। बाकी सारा पाकिस्तान अलग अलग टुकड़ों में बट जाएगा। दोस्तों ये चीज मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, बल्कि एक यूनिवर्सिटी की स्टडी में पाकिस्तान को एक फेल्ड स्टेट बताया गया है और उसमें पूरा प्रोसेस है कि पाकिस्तान कैसे कैसे अलग अलग टुकड़ों में बटेगा। अब इसी क्राइसिस के चलते पाकिस्तान ने सब देशों से हेल्प मांगी थी, स्पेशली जो ओपेक कंट्रीज है, और सबसे बड़ी हेल्प मिली पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया से। जी हाँ, सऊदी अरेबिया ने $25 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने की घोषणा की है पाकिस्तान में आगे आने वाले 2 से 5 सालों में। और इसके जो की सेक्टर होंगे वो बेसिकली माइनिंग, आईटी और कंस्ट्रक्शन के होंगे। वहीं आईएमएफ ने भी $3 बिलियन का एक फंड जारी किया है, जिसमें से $1.1 बिलियन डायरेक्ट दिए जाएंगे और बाकी जो है वो स्टेजेस में दिए जाएंगे। दोस्तों अगर अब पाकिस्तान को सरवाइव करना है तो उसके लिए सबसे जरूरी है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले वहां पे कुछ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहनी चाहिए, उसके बाद ही फाइनेंशियल क्राइसिस को दूर किया जा सकता है। क्योंकि अगर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए तो वहां पे आपको एक स्टेबल गवर्नमेंट भी चाहिए और दूसरा एक स्टेबल मिलिट्री भी चाहिए, ना कि टेररिस्ट ग्रुप चाहिए जो दूसरे देशों पे अटैक कर रहे हैं। वहां की मिलिट्री बकायदा टेररिस्ट को ट्रेनिंग देती है अपने कैंप्स में। तो दोस्तों ये सब चीजें बंद होनी चाहिए, उसके बिना वहां पे फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव नहीं किया जा सकता। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave.